हाँ जी बच्चे, तो हम अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी। तो पिछली क्लास के अंदर ना मैंने आपको डोनेशंस के ऊपर अकाउंटिंग सिखाई थी। तो मैंने आपको ये बताया था कि डोनेशंस दो तरीके के होते हैं, एक कंडीशनल और दूसरा अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का दूसरा नाम था जनरल डोनेशन, और आपका जो कंडीशनल डोनेशन होता है उसको हम स्पेसिफिक डोनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और मैंने आपको इसमें कुछ ये भी बात बताई थी कि अगर हम डोनेशन के पैसे को खर्च करने में टाइम लगाते हैं तो हम उस पैसे को उतने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे होने वाली अगर कोई इनकम है तो वो इनकम भी हम स्पेसिफिक फ़ंड के अंदर ही ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में करी थी। तो आज की क्लास में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और आपको मैं एक क्वेश्चन से शुरू कराना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर, चलो मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से कराता हूँ, एक इलस्ट्रेशन कराता हूँ जो कि काफ़ी अच्छी इलस्ट्रेशन है। निकालता हूँ बच्चे मैं इलस्ट्रेशन आपका। इलस्ट्रेशन नंबर 7 है बच्चे। चलो 7 से पहले 8 देख लो एक बार और। ठीक है, वैसे तो मैं करा चुका हूँ बट फिर भी ठीक है, सेम ऐसी इलस्ट्रेशन हमने करी थी ना एक प्रैक्टिकल पार्ट में, तो इसको देख लो आप एक बार। ये इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस। तो आपको मैच एक्सपेंसेस का अमाउंट दिखाना है, एंड मैच फंड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। ठीक है जी। तो अब ज़रा इधर देखना क्या लिखा है, मैच एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो हमने करंट ईयर के दौर, मतलब करंट ईयर में हमने टोटल 3 लाख रुपए का खर्चा कराया बच्चे मैच एक्सपेंसेस पे। ठीक है, मैच फ़ंड आपको बता रहा है एज ऑन 31 मार्च 2019 1,70,000। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये मैच फ़ंड का पैसा हमको पिछले साल मिला था, और ये पैसा पिछले साल पूरा खर्च नहीं हो पाया था। कितना पेंडिंग बच गया, 1,70,000। तो इसका मतलब 1,70,000 का फ़ंड तो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। तो करंट ईयर में 1,70,000 को हम यूज़ करेंगे। भाई 31 मार्च 2019 को अगर मैच फ़ंड का बैलेंस आपको 1,70,000 रुपये बता रहा है, तो इसका मतलब यही तो है कि पिछले साल ये पूरा यूज़ नहीं हो पाया था, है ना। तो इसको अब हम इस साल यूज़ करेंगे, तो इस साल हम 1,70,000 तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। प्लस आगे क्या लिखा है बच्चे देखना, डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर हमें डोनेशन मिली है मैच कराने के लिए 90,000 रुपये। तो स्पेसिफिक डोनेशन है, तो इस 90,000 रुपये को हम इसी फंड के अंदर ऐड कर देंगे, हाँ या ना। तो बच्चे 1,70,000 का फ़ंड पहले से पड़ा है, 90,000 रुपये की डोनेशन हमको इस साल और मिल गई, तो 2,60,000 रुपये हो गए मैच फ़ंड के अंदर। फिर आगे लिखा है प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। ये पैसा भी हमें करंट ईयर में रिसीव हुआ है 30,000 रुपये, है ना। तो टोटल मिला के 2,90,000 रुपये हो गए। तो आप मुझे बताओ, मैच कराने के लिए 2,90,000 रुपये हमारे पास हैं, लेकिन हमने खर्च कितना कर दिया बच्चे, 3 लाख रुपये। तो 10,000 रुपये जो मैंने एक्स्ट्रा खर्च करे वो मैंने अपनी पॉकेट से खर्च करे होंगे ना। तो उस 10,000 रुपये को मैं किस में दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और बाकी के 2,90,000 रुपये तो मैं इसी में से खर्च कर लूँगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है जी। तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। एज एट 31 मार्च 2020, और आपको पता है हम बैलेंस शीट का एक छोटा सा टुकड़ा बना रहे हैं, तो आप बैलेंस शीट के साथ में ना ये ज़रूर लिखना एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी। तो मैच फंड जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो 1,70,000 रुपये का मैच फ़ंड तो पहले से पड़ा हुआ है, हाँ या ना। ये कौन सा फ़ंड है बच्चे, जो पिछले साल पूरा यूज़ नहीं हो पाया था, है ना। ये कब का है, 31 मार्च 2019 का। करंट ईयर में आपको डोनेशन रिसीव हुई है, तो इसी में ऐड करेंगे डोनेशन फॉर
मैच फंड, डोनेशन फॉर मैच फंड, ये आपको रिसीव हुई है 90,000 रुपये। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। तो सेल ऑफ मैच टिकट्स, तो मैच टिकट्स जो है वो हमारे पास कितना है बच्चे, 30,000। तो टोटल पैसा कितना हो गया मेरे पास, 2,90,000, हाँ या ना, ठीक है ना। और खर्च कितना कर दिया मैंने, 3 लाख। तो 2,90,000 तो मैं यहीं से खर्च कर लूँगा, माइनस करूँगा इसमें से मैच एक्सपेंसेस, 290, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा मैंने 10,000 रुपये खर्च करे वो किस में दिखाऊंगा मैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बाकी जो 10,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा खर्च करे उसके लिए मुझे अपनी पॉकेट से पैसे लगाने पड़ेंगे, मैच एक्सपेंसेस। और ये मैच एक्सपेंसेस कितना आ गया बच्चे, 10,000। सो आई होप आपको बात समझ आई बच्चे यहाँ तक। तो ये पिछली क्लास वाला ही क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ये जो मैच फंड 1,70,000 रुपये, ये कब का है बच्चे, ये पिछले साल का है ना। तो क्वेश्चन ने आपसे पिछले साल की बैलेंस शीट में भी पूछा था दिखाने के लिए, तो दिखा देते हैं। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। तो आप बस इतना दिखा देना यहाँ पे, मैच फंड 1,70,000, दैट्स इट, बस कंप्लीट है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको समझ में आई हो यहाँ तक। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर आपको मैं 7 करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो ये देखो, आपको मैं इलस्ट्रेशन 7 दिखाता हूँ पहले। ये रहा, इसमें लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रिलेट्स टू अ स्पोर्ट्स क्लब। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है किस चीज़ से रिलेटेड है बच्चे, कोई स्पोर्ट्स क्लब होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। लिखा है शो दैम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ क्लब। तो एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना है और दूसरा किस में दिखाना है, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। स्पोर्ट्स फंड आपको ओपनिंग में कितना बता रहा है, स्पोर्ट्स फंड ऑन 1 अप्रैल 2019, मतलब ओपनिंग में कितना है, 10 लाख रुपए, है ना। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये भी कितनी है, 10 लाख। तो ये तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, ये हमारा एसेट साइड में आ जाएगा। ठीक, आगे बता रहा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 1 लाख रुपये। तो इसी में ऐड बैक कर देंगे बच्चे स्पोर्ट्स फंड के अंदर ही, क्योंकि स्पेसिफिक है ना ये चीज़। तो 1 लाख रुपये जो है हम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इसी फंड में ऐड कर देंगे। उसके बाद बच्चे लिखा हुआ है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, और पैसा मिला है हमें इस साल, तो ये भी किस में ऐड हो जाएगा, स्पेसिफिक फ़ंड के अंदर ही ऐड हो जाएगा बच्चे, है ना। फिर आपको बता रहा है सब्सक्रिप्शन तो हमारी नॉर्मल इनकम है, हर साल होने वाली इनकम है, तो ये तो किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बच्चे ये लिखा हुआ है डोनेशन, तो आप मुझे बताओ ये डोनेशन स्पेसिफिक है या जनरल डोनेशन है। तो ये जनरल डोनेशन है, अनकंडीशनल, तो इसको मैं किस में दिखाऊँगा, इसको मैं दिखाऊँगा बच्चे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है ना, 50,000 रुपीज़। फिर इसमें लिखा हुआ है स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड, तो स्पोर्ट्स के ऊपर आपने खर्चा करा है, तो ये स्पेसिफिक खर्चा है, तो हम फंड में से ही लेस करेंगे इसको, है ना। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, ये भी स्पेसिफिक खर्चा है, स्पोर्ट्स के ऊपर ही है, तो ये भी किस में से लेस होगा, स्पोर्ट्स फंड में से लेस होगा। फिर बता रहा है आपको जनरल फंड, तो जनरल फंड है 20 लाख रुपये, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 20 लाख, और उसके ऊपर होने वाली इनकम वो कितनी है बच्चे, 10 लाख। तो आप मुझे बताओ ये जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है, ये तो मैंने यूँ ही करा दिया, मैंने यूँ ही, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है ना इसके ऊपर। तो ये मेरी जनरल इनकम है बच्चे, इसको मैं किस में दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है ना, इनकम साइड में। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार कर लेते हैं इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक तो मैं दिखाता हूँ इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020।
और ये उसका एक छोटा सा टुकड़ा है एन एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, पूरा तो बना नहीं दे। इसके बाद फिर हम बनाते हैं इसमें बैलेंस शीट, क्योंकि इसमें बहुत सारी आइटम बैलेंस शीट वाली भी है। तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, ये भी क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा एन एक्सट्रैक्ट। ठीक है जी, तो ये चीज़ है। नाउ स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग में बता रहा है 1/4/2019 को 10 लाख, तो यहीं दिखा देते हैं बैलेंस शीट के अंदर। इसका मतलब ये है कि ये पैसा आपको मिला पिछले साल होगा, जो कि पूरा यूज़ नहीं हो पाया था, 10 लाख। और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट भी है, ये क्या है बच्चे, आपका ओपनिंग बैलेंस। और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, ये सारा पैसा हमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख, ठीक। अच्छा, इसके बाद बच्चे इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक इनकम है ना, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। और ये इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर, 1 लाख, ठीक है। इसके बाद बच्चे इसमें लिखा हुआ है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो वो भी ऐड हो जाएगा, डोनेशन भी इसके अंदर स्पेसिफिक डोनेशन है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। और डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना है बच्चे, 4 लाख, ठीक है। इसके बाद आपको बता रहा है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन तो हमारी क्या है, इनकम, तो मैं इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाऊंगा, बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। और ये जो सब्सक्रिप्शन इनकम है ये कितनी है, ये आपको दी हुई है 1 लाख। इसके बाद है बच्चे डोनेशन, तो ये डोनेशन भी इसके अंदर आ जाएगा। और ये डोनेशन इनकम कितनी है, 50,000, ठीक है। इसके बाद है बच्चे स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड खर्चा है बच्चे, यहीं से माइनस करेंगे स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड। और ये स्पोर्ट्स प्राइस अवॉर्डेड आपको दिया हुआ है 3 लाख, तो ये 3 लाख रुपये आप इसी में से लेस करोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है इसके अंदर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, तो ये भी इसी में से लेस होगा, एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। और ये आपको दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है जी। तो ये खर्चे आपको दिए हुए हैं, ये लेस कर लेना आप। जनरल फंड, जनरल फंड आपको दिया हुआ है 20 लाख। फंड बच्चे कोई सा भी हो, चाहे जनरल हो या स्पेसिफिक, आता वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ही है। फिर बता रहा है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो तो एसेट साइड में दिखाएंगे, पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ये कितना है बच्चे, 20 लाख, ठीक है। और फिर आपको आगे बताया हुआ है इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, तो कोई पर्पस नहीं है ना इसका, तो हम अपने किसी भी काम में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम इनकम साइड में दिखाएंगे बच्चे। अगर स्पेसिफिक होता, जनरल की जगह स्पेसिफिक होता, तो फिर हम उसको जो है फंड के अंदर ही ऐड करते, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ये आपको 2 लाख रुपए दिया हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आई बात बच्चे यहाँ तक, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 7 और 8 हमने करा, आप इसको कर लो नोट इतने, ठीक है। फिर मैं आपको इसमें 1-2 बातें और बताता हूँ।
सो आई होप आपको समझ में आ गई है बच्चे, ठीक है। अभी हमारा ना स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर बिल्डिंग वाला बचा हुआ है बच्चे, तो वो मैं आज नहीं करा रहा, वो नेक्स्ट उसमें कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। बिल्डिंग वाला हमारा और बचा हुआ है, तो हम आज की क्लास में ना थोड़ा सा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और एक दो बातें मैं आपको और बताता हूँ। देखो, आपने शायद एक वर्ड सुना हो जिसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। एंट्रेंस फीस, या इसका एक और नाम होता है बच्चे एडमिशन फ़ीस। एंट्रेंस फीस या इसका एक और नाम है एडमिशन फ़ीस, ठीक है जी। एंट्रेंस फीस या इसको हम एडमिशन फ़ीस भी कह देते हैं। क्या होता है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फ़ीस? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मान लो हमने ऐसा कह लो कि हमने मान लो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, ठीक है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। मान लो मैंने कोई स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करी और क्रिकेट की मेरे को ट्रेनिंग लेनी है, तो वो एकेडमी वाले ये कहते हैं कि देखो जी, आपकी जो फ़ीस होगी 2000 रुपये होगी पर मंथ, 2000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन आपको जो, ठीक है, 2000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आप मुझे बताओ ये क्या है 2000 रुपये पर मंथ? एक तरीके से एडमिशन फ़ीस ही तो है, हाँ या ना? आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या? अगर आपको मेंबर बने रहना है तो आपको हर मेंबर नहीं, मतलब आप ये कह लो कि अगर आपको वहाँ पे कोचिंग कंप्लीट करनी है तो आपको हर महीने फ़ीस देनी पड़ेगी, विच इज़ कॉल्ड एज एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस, ठीक है। अच्छा, एक बात और, ऐसा भी होता है कि एडमिशन फ़ीस या एंट्रेंस फ़ीस ना शुरू में ले लेते हैं। मतलब ये कहते हैं भाई आपकी जो है हर महीने की फ़ीस जो है वो 2000 रुपये होगी, लेकिन आपको इनिशियल मंथ में आपको 2500 रुपीज़ देने पड़ेंगे। शुरू में जो पहला मंथ होगा उसमें आपको 2500 रुपये देने हैं, बाकी हर महीने आपको 2-2 हज़ार रुपये देने हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ले रहे हैं वो क्या है बच्चे? एंट्रेंस फ़ीस है, या इसको हम एडमिशन फ़ीस कहते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात यहाँ तक? तो एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस कुछ नहीं है, बस आपने एक तरीके से इनकम की तरह ट्रीट करके चलना है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उसको एक एडमिशन फ़ीस जमा करानी पड़ती है, विच इज़ कॉल्ड एज एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस, सिंपल। तो कैसे करना है इसको? इनकम मानो, कहाँ दिखाएंगे हम इसको? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसकी क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? तो बड़ा सिंपल है, एंट्री क्या पास करेंगे? जब पैसा मिलेगा तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, जिसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के नाम से बोलेंगे। कैश एंड बैंक की जगह हम क्या लिखते हैं बच्चे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस पैसा रिसीव हो गया, और फिर इस एंट्रेंस फीस को हम किस में दिखा देंगे? इनकम साइड में। तो दूसरी एंट्री पास करेंगे एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट, एंट्रेंस फीस अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो करना क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पैसा रिसीव करा है तो डेबिट साइड में आपको नज़र आ रही होगी एंट्रेंस फीस। इसको उठा के हम सीधा किस में दिखा देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना जी। यहाँ दिखा देंगे एंट्रेंस फीस। ये एंट्रेंस फीस यहाँ आ जाएगी, सिंपल। कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट है। ये तो हम करते हुए आए हैं, जैसे जनरल डोनेशन को ट्रीट करते हैं वैसे इसको भी ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। चलो एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चे, ये क्या चीज़ होती है? इसका सिंपल सा मतलब होता है बच्चे कि पूरी लाइफ की फ़ीस एक बार दे दिया आपने। अच्छा ये बताओ, मेंबरशिप फ़ीस का दूसरा नाम था सब्सक्रिप्शन, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार मान लो अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 मेंबर हैं तो हर एक मेंबर
अगर सर्विसेज अवेल करना चाहता है, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लेना चाहता है, ठीक है, मान लो मैंने कोई क्लब बनाया, स्पोर्ट्स क्लब बनाया, ठीक है, तो और पर्पस क्या था, इंटरटेनमेंट, मतलब प्रॉफिट कमाना हमारा पर्पस नहीं था। तो अगर हमारी सर्विसेज कोई लेना चाहता है तो उसको अपनी मेंबरशिप फ़ीस कंटिन्यू देनी पड़ेगी, हाँ या ना, हर साल या हर महीने, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होगी उसके हिसाब से। लेकिन पता है हम एक क्लॉज और रखते हैं, हम ये चीज़ भी बोलते हैं कि जो पर्सन हर महीने देना चाहता है या हर साल देना चाहता है वो अलग दे दे, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो पूरी लाइफ की जैसे मैंने कहा कि जी साल के आपको 10,000 रुपये जमा कराने, हर एक मेंबर 10,000 रुपये जमा कराएगा एक साल के, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज लेने के लिए, ठीक है। फिर हमने एक चीज़ और बोली, मैंने ये भी कहा कि मैंने कहा देखो अगर आप हर साल जमा कराओगे 10,000 रुपये आपको जमा कराने, लेकिन अगर आप इकट्ठा जमा कराना चाहते हो तो आप ना 5 लाख रुपये दे दो। मतलब मैंने बोला कि अगर आप 5 लाख रुपये दोगे तो पूरी लाइफ टाइम आपको सर्विसेज फ्री में मिलेंगी। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ज़िंदगी भर बने रहना चाहते हैं तो इकट्ठा अमाउंट भी आपसे लिया जा सकता है, और जब पूरी लाइफ का पैसा इकट्ठा लिया जाता है तो उसको बोला जाता है बच्चे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। पूरी लाइफ की मेंबरशिप फ़ीस आपने एक बारी में दे दी, ठीक है। तो अब ज़रा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको ये 5 लाख रुपये रिसीव हुए, हाँ या ना? और मुझे ये बताओ क्या ये 5 लाख रुपये इनको हर साल रिसीव होंगे या हो चुके बस एक बार रिसीव? एक बार हो चुके, अब ये पैसा हर साल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 10,000 की, तो ये पैसा तो इनको हर साल मिलेगा, हाँ या ना? बच्चे ये 10,000 रुपीज़ तो इनको हर साल मिलेगा ना। तो पता है इसको क्या बोला जाता है? इसको रेगुलर इनकम बोला जाता है तो ये इनकम ही, बट इसको एक रेगुलर इनकम बोला जाता है। तो इस 10,000 को जो हर महीने या हर साल मिलती है, इसको हम इनकम मान के ट्रीट करते हैं। और जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का पैसा है बच्चे, इसको ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र ना करने के बजाय इसको हम कैपिटल फ़ंड में ऐड कर देते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल फ़ंड होता है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। इनकम साइड में इसको हम इस वजह से नहीं दिखाते क्योंकि हर साल नहीं आता, ये कोई रेगुलर इनकम नहीं है इनकी लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। समझ आ रही मेरी बात यहाँ तक? पूरी लाइफ की फ़ीस एक बारी में आ गई बस, अब हर बार थोड़ी ना आएगी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ तक? तो इसको बेटर है कि हम इसको किस में दिखा दें? बैलेंस शीट में कैपिटल फ़ंड में ऐड कर दो। कैपिटल फ़ंड क्या है बच्चे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ही तो पैसा है वो भी, बट वो इकट्ठा है टोटल, है ना। तो बेटर क्या है कि इसको हम किस में दिखाएं? कैपिटल फ़ंड में ऐड करते हुए। तो एंट्री पता क्या पास करेंगे? हम बोलेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट। जब पैसा मिला होगा, जब पैसा रिसीव किया होगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी है आपने। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस अकाउंट डेबिट, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। और इस लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को हमें किस में ऐड करना है बच्चे? कैपिटल फ़ंड में। तो कैपिटल फ़ंड में ऐड करना है तो कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल अगर बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं बच्चे। समझ आई यहाँ तक बात? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पर आपको दे रखा होगा लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, ठीक। और इसको उठा के हम किस में दिखा देंगे बच्चे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल फ़ंड होगा, उस कैपिटल फ़ंड में हम ऐड करके दिखाएंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। जैसे हम सरप्लस को ऐड करते हैं ना, वैसे ही हम किसको ऐड करेंगे? लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को ऐड करके दिखाएंगे। आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये मेरी बात हो गई लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को लेकर, है ना जी। डोनेशंस के बारे में भी मैंने आपको कुछ बता ही दिया था अच्छे से, काफ़ी अच्छे से हमने उसको डिस्कस करा है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस का आपका एक वो पॉइंट क्या नाम है, स्पेसिफिक डोनेशन में जो एसेट्स वाला है वो बचा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें कराऊंगा बच्चे, ठीक है। चलो एक पॉइंट और बताता हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको इसके अंदर एक पॉइंट और बताता हूँ।
लेगेसी। लेगेसी पता है किसको कहते हैं? ये क्या चीज़ होती है? इट इज़ द अमाउंट received as donation. It is the amount received as donation by non-profit organization. मतलब किसी ने पैसा डोनेट करा है, इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी बंदे ने पैसा डोनेट करा है, लेकिन कंडीशन क्या है? अंडर विल ऑफ, ये विल WILL will of deceased person। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है बच्चे? इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, मतलब मरने वाला है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा दान में दे जाए, कुछ पैसा दान में दे जाए किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मरने से पहले कुछ टाइम पहले अपनी विल में लिख जाते हैं कि जी मेरी जायदाद का ये हिस्सा इस ऑर्गेनाइजेशन को आप दान में दे देना, डोनेट कर देना, ठीक है। तो लेगेसी वही चीज़ होती है बच्चे। इट इज़ अ अमाउंट रिसीव्ड एज डोनेशन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को किसी ने डोनेशन में दिया है, लेकिन वो डोनेशन में पैसा कैसे दिया गया है? अंडर द विल ऑफ डिसीज्ड पर्सन। जो पर्सन मर रहा है, मतलब मरने से पहले अपनी विल में लिख गया, अपनी वसीयत में लिख गया कि जी मेरा ये पैसा दान में दे देना, ठीक है। अब ये जो पैसा दान में मिला है, यानी कि जो डिसीज्ड पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी जायदाद में, अपनी विल में ये लिख गया कि 5 लाख रुपए जो है इस संस्था को आप दान में दे देना, डोनेट कर देना। तो हो सकता है कि वो बंदा उस पर कंडीशन भी लगा दे। मतलब मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ, लेगेसी भी दो तरीके की हो सकती है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। ये जो डिसीज्ड पर्सन है, इसने अपनी जायदाद का हिस्सा दिया है, तो हो सकता है कि वो कंडीशन लगा दे कि ये पैसा इस काम में यूज़ होना चाहिए, है ना। किसी ट्रस्ट को दे दिया ये पैसा कि जी मंदिर बनवा देना मेरे नाम से, मतलब भगवान का नाम का, उस पर नाम लिखवा देना मेरा, तो वो पैसा फिर उसी काम में यूज़ होना चाहिए। मैं सीधी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि डोनेशन, ये जैसे लेगेसी की अकाउंटिंग बिल्कुल डोनेशन की तरह है। स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो बैलेंस शीट में, ठीक है, और अगर जनरल डोनेशन होगा तो इनकम साइड में। तो ऐसे ही यहाँ पर है, लेगेसी भी दो तरीके की। अगर स्पेसिफिक लेगेसी है तो किस में जाएगा? बैलेंस शीट में। और जनरल लेगेसी है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, इनकम साइड में, ठीक है ना। तो आप इसके 2 पार्ट्स कर लेना, जनरल डोनेशन या जनरल लेगेसी, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे ट्रीट? लाइक जनरल डोनेशन। और अगर स्पेसिफिक लेगेसी होगी तो लाइक स्पेसिफिक डोनेशन, लाइक स्पेसिफिक डोनेशन। सो आई होप आपको समझ आई हो बच्चे यहाँ तक बात, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं बच्चे, ठीक है। चलो मैं आपको अब क्वेश्चंस कराता हूँ कुछ।
क्वेश्चन नंबर 47 ये है बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 तो इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग इज़ द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। कैश ट्रांजैक्शन की समरी आपको दी हुई है ऑफ द रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। तो जैसे कि कैश बुक बनाते हैं सिमिलर टू कैश बुक ही होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट हाँ कैश बुक की समरी बोला जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंस मुझे बताना बाकी है, वो मैं बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए देखो आप, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट साइड आपको दे रखी है रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हॉनोरेरियम, बुक्स हमारी एसेट्स होती हैं। तो बुक्स किस में दिखाई जाएगी, बैलेंस शीट के अंदर। ऑफिस एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट एसेट्स होती है बच्चे, ठीक है। तो ये भी किस में दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट के अंदर। कैश एंड बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है क्लोजिंग का, ओपनिंग का कैश एंड बैंक बैलेंस, एंट्रेंस फीस आपको दी हुई है, सब्सक्रिप्शन है, लेगेसी है। अब ये नहीं चलो लेगेसी आपको दी हुई है 16,500, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस है, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो आपने कोई एंटरटेनमेंट इवेंट करा दिया होगा, वहाँ से कुछ पैसा सरप्लस आ गया आपके पास, इनकम है आपके लिए। यहाँ देखो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसमें लिखा हुआ है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर द क्लब पोजेस्ड बुक्स, क्लब के पास इन द बिगनिंग ऑफ ईयर में 2 लाख रुपए की बुक्स हैं। ओके, मतलब पिछले साल 2 लाख रुपए की बुक्स आपके पास हैं। अच्छा 2 लाख रुपए की तो पिछले साल है, करंट ईयर में हमने कितनी और ख़रीद ली, 21,300 रुपये की। तो करंट ईयर में टोटल बुक्स कितनी हो गई, 2,21,300, ठीक है ना बच्चे, यहाँ तक बात। तो करंट ईयर में हम कितनी दिखाएंगे, 2,21,300 सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, है ना, अगर कोई होगा तो। आगे फर्नीचर कितना बता रहा है, 85, मतलब ओपनिंग में 2 लाख रुपए की बुक्स है, ओपनिंग में यानी कि पिछले साल 2 लाख रुपये का 85,000 रुपीज़ का फर्नीचर भी है। आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगनिंग ऑफ ईयर। अच्छा, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है 3500 रुपये और एट द एंड ऑफ ईयर आउटस्टैंडिंग है 4500। तो ओपनिंग वाला माइनस कर देते हैं, आपको पता है, और क्लोजिंग वाला ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, 6 मंथ रेंट एट द रेट ₹1400 पर मंथ वाज ड्यू बोथ इन द बिगनिंग ऑफ ईयर एंड एट द एंड ऑफ ईयर। तो 4500 रुपये का 1400 रुपये पर मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर और एट द एंड ऑफ ईयर, है ना। 6 महीने का रेंट, 6 मंथ रेंट एट द रेट 1400 पर मंथ, तो 8400 रुपीज़ हो गया इसका मतलब फिर तो 8400 रुपीज़ का रेंट ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग में भी आउटस्टैंडिंग है। फिर आगे लिखा हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड इट्स बैलेंस शीट एज एट दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। अच्छा, फर्नीचर एंड बुक्स, फर्नीचर पे 5,000 का डेप्रिसिएशन और 11,300 रुपये का बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना बच्चे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, बना देते हैं। आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है क्या? इसके अंदर बच्चे आपको कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ, तो हमें पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी इसका मतलब फिर तो बना लेते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, एक तो आपको बनाना है इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020, ठीक है जी। एक हमको बनानी है बैलेंस शीट, (31 मार्च 2020) करंट ईयर की, और एक बैलेंस शीट हमें बनानी है पिछले साल की, क्योंकि हमको कैपिटल फंड कैलकुलेट करना है।
और ये जो बैलेंस शीट हम बनाएंगे ना पिछले साल की, ये वर्किंग नोट के अंदर बनेगी बच्चे, क्योंकि हमारा जो मेन आंसर का पार्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट है करंट ईयर की। ठीक है जी। चलिए, तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है बच्चे, आपको पता ही है कि हम हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है इन द बिगनिंग ऑफ ईयर क्लब पोजेस्ड बुक्स है इनके पास इन द बिगनिंग ऑफ ईयर में। तो बुक्स कितनी है, 2 लाख रुपए। ठीक है बच्चे। अच्छा, बुक्स के बाद इनके पास फर्नीचर है, फर्नीचर इनको दिया हुआ है 85,000 रुपीज़। ठीक है। तो उसके बाद इसमें सब्सक्रिप्शन को लेकर बात की हुई है, तो पहले एक काम करते हैं, हम बुक्स और फर्नीचर का काम निपटा लेते हैं। ठीक है बच्चे। तो जो बुक्स पिछले साल रह गई थी, अब वो इस साल यूज़ होंगी, तो इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। ये 2 लाख रुपए पिछले साल की बैलेंस शीट में तो है ही, है ना, तो इस साल भी तो आएंगी। फिक्स एसेट्स है हमारी बुक्स, 2 लाख रुपए की बच्चे पिछले साल थी, प्लस हमने इस साल और परचेज़ कितने की करी है, 21,300। तो टोटल कितनी हो गई, 2,21,300। लेकिन इसमें से हम माइनस क्या करेंगे बच्चे, डेप्रिसिएशन, और बुक्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन हमें लेस करना है वो है 11,300। तो ये कितना आ जाएगा, 2,10,000। ठीक। और ये जो डेप्रिसिएशन है इसको हम किस में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम इसको यहाँ भी दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना, 11,300। ठीक। चलिए, फर्नीचर का भी देख लेते हैं। फर्नीचर ओपनिंग में कितना है, 85। चेक करो क्या इस साल आपने कोई फर्नीचर ख़रीदा है क्या। अगर ख़रीदा होगा तो आपने पैसे भी पे करे होंगे, तो पेमेंट साइड में चेक करना। तो पेमेंट साइड में बच्चे आपको नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये 85,000 करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। और इस 85,000 में से हम लोग माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन कितना बच्चे, 5,000। ठीक है जी। ये लेस करके हमारे पास आ जाएगा 80,000 रुपये, 80,000। ठीक है। और ये 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हम किस में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम यहाँ दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट पॉइंट इसमें सब्सक्रिप्शन को लेके दिया हुआ है। कहता है ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है 3500 और क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग है 4500 रुपये। ठीक है, तो दिखा देते हैं। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में भी तो आता है। आप चेक करो कि आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव, तो ये आपको दिया हुआ है बच्चे 1,60,000 रुपये। रिसिप्ट साइड में आप चेक करना, आपको रिसिप्ट साइड में 1,60,000 रुपये दे रखा होगा। अच्छा, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब का बच्चे, पिछले साल का 2019। और पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 3,500 रुपये, 3,500। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 2020, और ये आपको दिया हुआ है 4,500। ठीक है बच्चे। और इसको 1,61,000 आ जाएगा। और कोई नहीं दिया, एडवांस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बच्चे पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा, और इस साल का आउटस्टैंडिंग इस साल की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना था, 4,500, और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो पिछले साल की बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल का था 3,500। आई होप आपको समझ आई हो बात बच्चे यहाँ तक। ठीक है। इसके बाद आपको दिया हुआ है रेंट। रेंट जो है हमारा एक्सपेंस होता है, तो आप यहाँ दिखाओगे एक्सपेंडिचर साइड में टू रेंट पेड। आप चेक करो पेमेंट साइड पे आपने रेंट कितना पे करा है, 16,800, हाँ या ना।
इस 16,800 के अंदर हम लोग माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। कब का बच्चे? पिछले साल का। दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, 6 महीने का रेंट पिछले साल भी आउटस्टैंडिंग था, इस साल भी आउटस्टैंडिंग है 1400 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। तो 1400 इंटू 6 8400, तो 8400 माइनस हो जाएंगे और 8400 रुपीज़ प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का 2020, तो ये 16,800 आ जाएगा। ठीक है ना, एज इट इज़। और बैलेंस शीट में तो जाएगा ही आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। कोई भी खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो वो लायबिलिटी बनती है आपकी। तो आउटस्टैंडिंग रेंट 8400, और इसमें भी हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 8400। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चे डेप्रिसिएशन था वो हम दिखा चुके हैं, ऑलरेडी हो चुका बच्चे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी हो चुकी है। अब आप ज़रा आ जाओ पेमेंट साइड पे। रेंट हो चुका, वेजेस एक्सपेंस है बच्चे आपका, वेजेस कितना है? 24,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको दिया हुआ है 7200। हॉनोरेरियम, ये भी हमारा एक्सपेंस होता है। हॉनोरेरियम ये आपको दिया हुआ है 43,500। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बुक्स दे रखा है, बुक्स हो चुका। ऑफिस एक्सपेंस खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 45,000। ऑफिस एक्सपेंस के बाद बच्चे फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है, तो फिक्स डिपॉजिट तो हमारी एसेट्स होती है, तो वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, और वो भी करंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि आपको करंट ईयर के रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट 3%, ठीक है, 80,000। तो ये 2400 रुपये। फिक्स डिपॉजिट आपको कितना दिया हुआ है? 80,000। और बच्चे इसका मतलब समझते हो क्या है? ये जो 3% आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस 80,000 रुपीज़ के ऊपर हमें ब्याज भी मिलेगा, और वो ब्याज हमारे लिए क्या होती है बच्चे? इनकम। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताओ, ये जो 3% फिक्स डिपॉजिट है 80,000, ये हमने कौन सी डेट को कराई है? 1 अक्टूबर 2019, कह सकते हैं करंट ईयर में कराई है। तो करंट ईयर में मैंने इन्वेस्टमेंट करी है 80,000 रुपये की एफडी के अंदर, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और 6 महीने का इंटरेस्ट आपका करंट ईयर में फॉल करता है, हाँ या ना? आप मुझे बताओ ना। 1 अक्टूबर 2019 को एफडी कराई है, और साल का एंड कब है? 31 मार्च 2020 को। तो 1 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, वो करंट ईयर में फॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करंट ईयर की इनकम हो गई ना वो। तो 6 महीने का ब्याज मैं किस में दिखाऊंगा? करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ आई यहाँ तक बात? तो अब देखो आप ज़रा यहाँ पे, तो मैं यहाँ दिखाऊंगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट कितना? 80,000। इसका कितने परसेंट? 3%। और कितने महीने का? 6 मंथ्स का। 3%, लेकिन 6 मंथ का। तो 80,000 इंटू 3%, 6/12। 80,000 इसका 3% और 6 महीने का, तो बच्चे 1,200 रुपये आ रहा है। तो 1,200 हम किस में दिखा देंगे? इनकम साइड में। और एक चीज़ और चेक करो, क्या आपको 1,200 रुपये रिसीव हो गए? 1,200 रुपये करंट ईयर में बनती है ना इनकम, तो क्या रिसिप्ट साइड में चेक करो क्या है आपके पास? नहीं है बच्चे, रिसिप्ट साइड में आपके पास किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट क्या रह गया? एक्रूड। एक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, है ना? तो अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है तो वो एसेट्स है, तो मैं उसको बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,200 रुपये। कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो एसेट्स बनती है बच्चे, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्लोजिंग कैश इन बैंक बैलेंस दिया हुआ है, तो वो मैं यहाँ दिखा दूंगा बैलेंस शीट में। कैश बैलेंस आपको 2,000 रुपये दिया हुआ है, और बैंक बैलेंस जो आपको दिया हुआ है वो है 24,200,
ठीक है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप चेक कर लेना। अब आप ज़रा आ जाओ यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट साइड में आपको ओपनिंग कैश एंड बैंक दिया हुआ है, सबसे पहले तो हम दिखा देंगे। कैश कितना दिया हुआ है 10,000 और बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है 21,900। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एंट्रेंस फ़ीस। एंट्रेंस फ़ीस तो हमारी इनकम होती है, तो एडमिशन फ़ीस अभी बताया मैंने आपको 10-5 मिनट पहले। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे एंट्रेंस फ़ीस, ये आपको दिया हुआ है 25,500। ठीक है। एंट्रेंस फ़ीस के बाद है सब्सक्रिप्शन, तो हो चुका। लेगेसी, तो बच्चे लेगेसी जो है आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया। इस लेगेसी के बारे में ना आपको कुछ नहीं बताया कि ये लेगेसी जो है स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है। तो आप मुझे बताओ डोनेशन में हम क्या करते थे। अगर खाली डोनेशन लिखा हुआ है तो हम मानते थे जनरल डोनेशन, है ना, और लेगेसी की अकाउंटिंग डोनेशन की तरह ही होती है। तो खाली लेगेसी लिखा हुआ है तो ये भी हमारी नॉर्मल डोनेशन है, हम इसको किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको इनकम मान के आप ट्रीट करोगे। 16,500। लेगेसी के बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस तो बच्चे जब हम कैपिटल फ़ंड अभी कैलकुलेट कर लेंगे ना, अभी हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल फ़ंड, उसमें ऐड करके दिखाएंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी बच्चे आपने एग्ज़ाम के अंदर। 25,000 रुपये। इसके बाद है सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो हम यहाँ दिखा देंगे। इनकम है आपके लिए सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, और ये आपको कितना दिया हुआ है 5600। सो आई होप आपको समझ आ गई हो यहाँ तक बात। देखो जी, कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। यहाँ से हम वो निकाल लेते हैं कैपिटल फ़ंड, है ना। तो ये 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 3,500 प्लस 10,000 प्लस 21,900, ये हो गया 3,20,400। $8,400, तो 3,12,000 रुपये। 3,12,000 रुपये का कैपिटल फंड आ रहा है। 3,12,000 बैलेंसिंग फिगर 3,12,000। तो एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं आंसर 47 का। सही है बच्चे। ठीक है, 3,12,000। इस कैपिटल फंड को हमें यहाँ पे दिखाना है, और अब हम यहाँ से सरप्लस वगैरह भी कैलकुलेट कर लेते हैं। $1,61,000 प्लस 1,200 प्लस 25,500 प्लस 16,500 प्लस 5,600, टोटल है 2,09,800 माइनस 11,300 माइनस 5,000 माइनस 16,800 24,500 माइनस 7,200 माइनस 43,500 माइनस 45, तो 56,500 रुपीज़ का सरप्लस आ रहा है। ठीक है बच्चे, सरप्लस आ रहा है 56,500। $56,500, और इस सरप्लस को हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस 25,000, 3,12,000, 3,93,500। ठीक है जी, इसको टैली करवा लो आप। करंट ईयर की बैलेंस शीट आपकी टैली हो जाएगी। टोटल आ रहा है 4,01,900, और इस साइड का भी देख लेते हैं। $4,01,900। ठीक है जी,
सो आई होप आपको समझ आया हो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया हमने, 48 मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। ठीक है बच्चे, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 49 आप बच्चे या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना, या वीडियो पॉज करके लिख लो, जैसे आपको सही लगता है। ये बैलेंस शीट है करंट ईयर की, और ये करंट तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आप एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड करो, मैं इतने इसमें फॉर्मेट बना लेता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसके बाद फिर हम बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। और एक इसके अंदर हम लोग पिछले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे। एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है जी, 31 मार्च 2019। ये तो आपको पता ही है, इसके नीचे में क्या लिखना होता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको बनाना है किसके लिए, रूरल लिटरेसी सोसाइटी के लिए, एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है जी, तो बना लेते हैं, कुछ है ही नहीं खास इसमें। पेमेंट साइड में आप देख लो, एक्सपेंस बता रहा है, जनरल एक्सपेंस, न्यूज़पेपर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, एसेट्स होती है फिक्स डिपॉजिट, है ना। और हमने ये फिक्स डिपॉजिट कब कराया है, 23 सितंबर को 10% के हिसाब से। तो 6 महीने का ब्याज तो करंट ईयर में ही आएगा, है ना, जो भी पिछला पॉइंट करा था वैसा ही है। बुक्स एसेट्स होती है हमारी, सैलरी, रेंट, पोस्टेज चार्जेस, सब खर्चे हैं आपके, सैलरी, रेंट वगैरह। फर्नीचर ख़रीदा है हमने, तो ये तो एसेट्स है। और ये फर्नीचर हमने कब ख़रीदा है बच्चे, करंट ईयर में, तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएगा ये वाला। तो फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है कि टोटल मिला के 2,82,000 रुपये रिसीव हुआ है, जिसमें से 12,000 रुपये पिछले साल का है। तो इसका मतलब ये 12,000 रुपये पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा, तभी तो करंट ईयर में रिसीव हो रहा है। अच्छा, 2,65,000 करंट ईयर के लिए रिसीव हुआ है, और 5,000 रुपये एडवांस मिल गया, ये फ्यूचर के लिए है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर में। फिर लेगेसी आपको बता रहा है 12,500, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट का पैसा मिला है, गवर्नमेंट से हेल्प मिली है, कोई कंडीशन गवर्नमेंट ने नहीं लगाई, तो किसी भी काम में यूज़ कर लेंगे हम पैसा, इनकम मान के ट्रीट करेंगे इसको। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 37,000 रुपये, पुराना फर्नीचर मैंने बेच दिया, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है बच्चे, 50,000। इसका मतलब ये वाला फर्नीचर बुक्स में था पहले। भैया मुझे ये बताओ, ये फर्नीचर आपने कब बेचा है, करंट ईयर में बेचा है ना। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको
करंट ईयर का दिया हुआ है, तो करंट ईयर में आपने फर्नीचर बेचा है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपये है, तो इसका मतलब ये फर्नीचर पिछले साल होगा, हाँ या ना। बुक वैल्यू दे रखी है ना आपको, तो इसका मतलब पहले ये बुक्स में था, पहले कब, पिछले साल। और वो 50,000 रुपये का फर्नीचर आपने कितने में बेच दिया, 37,000 में, तो 13,000 का लॉस हो गया। उस लॉस को मैं किस में दिखाऊंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये 37,000 रुपये नहीं आएगा बच्चे, ये तो कैश रिसीव हुआ है, कैश बैलेंस बढ़ेगा इससे। हाँ, जो नफ़ा नुकसान हुआ है वो नफ़ा नुकसान किस में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम और एक्सपेंस ही तो दिखाते हो आप। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4500, ठीक है, ये तो भी देखते हैं इसके ऊपर। फिर कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। इसका क्या मतलब है बच्चे, एज ऑन मतलब पिछले साल, पिछले साल 2019 में 20,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब पिछले साल आपको 20,000 रुपये नहीं मिले थे, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा, 20,000। अच्छा, ये पैसा पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, तो मतलब करंट ईयर में रिसीव होगा। और देखो करंट ईयर में पिछले साल के 12,000 रुपये रिसीव हुए हैं, हाँ या ना। पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितने थे, 20, उसमें से 12,000 रुपये हमें करंट ईयर में मिल गए, तो इसका मतलब पिछले साल के 8,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है या नहीं। और अगर पिछले साल के 8,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल की बैलेंस शीट में आएगा 8,000 रुपये, हाँ या ना, हाँ ना बच्चे। और आगे देखो क्या लिखा है, ऑन 31 मार्च 2020 15,000 रुपये। करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है, 15,000। तो ये करंट ईयर का नहीं है पूरा का पूरा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि वर्डिंग क्या लिखी है बच्चे, ऑन। ऑन का मतलब मैंने आपको बता रखा है पहले ही, इसका मतलब होगा कि इसमें पिछले साल का भी कुछ है, और वो कितना, 8,000। तो इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 7,000, ठीक है ना। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, सब्सक्रिप्शन का जब मैंने आपको टॉपिक कराया था तब हमने बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस करा था। हाँ, अगर यहाँ पे सिर्फ खाली फॉर लिखा होता ना, ऐसे लिखा होता एंड फॉर 31 मार्च 2020 फॉरवर्ड लिखा होता, तो ये 15,000 पूरा का पूरा करंट ईयर का था। लेकिन ऑन लिखा हुआ था, ऑन मतलब टोटल, तो टोटल के अंदर हो सकता है पिछले साल का भी हो। इसके बाद है बच्चे 31 मार्च 2020 सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, 6,000 रुपये। करंट ईयर 31 मार्च 2020 मतलब करंट ईयर 6,000 रुपये आउटस्टैंडिंग। एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस, तो प्रीपेड रेंट हो गया, ठीक है, 1 महीने का रेंट हमने एडवांस में पे करा है, ठीक है। आगे 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग में इनके पास फर्नीचर है 120 का, और बुक्स है इनके पास 50,000 रुपये की, ठीक है जी। तो पहले यही दिखा देते हैं, है ना। तो ये देखो पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर, तो फर्नीचर इसमें कितना दिया हुआ है बच्चे, 1,20,000। बुक्स इसमें दी हुई है 50,000, है ना। इसको भी फिर देख लेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट दिया हुआ है, तो सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव, करंट ईयर में कितना रिसीव कराया आपने, 2,65,000, है ना जी। और इसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, और करंट ईयर का कितना, 15,000 माइनस 8,000, 7,000 रुपये, 2,72,000 जाएगा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, मैंने फिगर सिर्फ ये वाली उठाई है, करंट ईयर वाली, ये ध्यान रखना है इस बात का। ये मत कहना कि सर इसमें से एडवांस क्यों नहीं माइनस करा। अगर मैं ये वाली फिगर उठाता ना 282, तो फिर उसमें से मैं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ये भी माइनस करता और फ्यूचर का एडवांस ये भी माइनस करता, तो यही तो बचता फिर। तो मैंने सीधा 265 ही उठा लिया, और इसमें क्या चीज़ ऐड कर दी मैंने, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अच्छा, पिछले साल फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, पिछले साल आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन। कोई भी इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो बैलेंस शीट में जाती है, पिछले साल कितना, 20, ठीक है।
और इस साल 2018-19 पिछले साल के 12,000 रिसीव हो चुके हैं, तो 8,000 अभी भी बचे हुए हैं। और 2019-20 करंट ईयर 7,000, टोटल कितना हो गया 15,000 रुपये, है ना। ये वाली प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बाद है सैलरी आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, तो वो तो पेमेंट साइड इसमें आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में। सैलरी, और सैलरी आपको इसमें दिया हुआ है 36,000, और इस सैलरी के अंदर 36,000 में हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की, जो कि आपको इसमें दी हुई है 6,042। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे, और इसको किस में दिखाएंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 6,000, ठीक। अच्छा, फिर इसमें लिखा हुआ है प्रीपेड रेंट है 1 महीने का, टू रेंट इसमें 65 दे रखा है बच्चे, जो हमने पे करा है। अगर आप पेमेंट साइड में चेक करोगे ना, तो आपको इसमें रेंट मिलेगा 65,000, तो इसका मतलब है कि 65,000 रुपये का रेंट आप पे कर चुके हो, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 महीने का एडवांस है, तो इसका मतलब आपने रेंट 13 मंथ्स का पे करा होगा। तो ये जो रेंट है 65,000, ये कितने महीने का है, 13 मंथ का, तो इसमें से हम 1 महीने का प्रीपेड माइनस कर देंगे, क्योंकि हम अकाउंटिंग 12 महीने की करते हैं। तो प्रीपेड रेंट कितना, 1 महीने का, 65,000 अगर 13 मंथ्स का है तो डिवाइड करके 1 महीने का आ गया 5,000, तो 60,000 हो गया। इसका मतलब 5,000 रुपये रेंट होगा 1 महीने का। और कोई भी खर्चा अगर एडवांस होता है तो वो एसेट्स बनता है, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे यहाँ पे प्रीपेड रेंट 5,000, ठीक। चलिए आगे देखो बच्चे, नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हमने कर ली सारी। अब आ जाओ ज़रा रिसिप्ट साइड पे। तो ओपनिंग कैश इन बैंक आपको दिया हुआ है, तो ओपनिंग की बैलेंस शीट में दिखा देंगे। यहाँ पे कैश आपको ओपनिंग में दिया हुआ है 40,000, और बैंक बैलेंस इसमें दिया हुआ है 1,55,500, ठीक है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन में एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको 5,000 रुपये दिखाना है। यहाँ पे कोई भी इनकम अगर आपको एडवांस में मिल जाए तो वो लायबिलिटी है 5,000, ठीक है ना। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन आपको पिछले साल का 12,000 रिसीव हो गया, लेकिन आउटस्टैंडिंग कितना था पिछले साल 20, तो जितना आउटस्टैंडिंग था पिछले साल उतना ही तो दिखाऊंगा 20, उसमें से करंट ईयर में कितना मिल गया 12,000, तो इसका मतलब 8,000 रुपये पिछले साल के अभी भी आउटस्टैंडिंग है, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ गए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो आप, लेगेसी दिया हुआ है 12,500, और लेगेसी के ऊपर कोई कंडीशन अटैच नहीं है, तो फिर तो हम इसको किस में दिखाएंगे, इनकम साइड में बाय लेगेसी। और ये लेगेसी कितना दिया हुआ है आपको 12,500, ठीक है जी। लेगेसी के बाद आपको गवर्नमेंट ग्रांट है, वो भी इसी में आना है। गवर्नमेंट ग्रांट ये आपको दिया हुआ है 1,20,000। गवर्नमेंट ग्रांट के बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है 37, तो 37,000 थोड़ी ना दिखाएंगे हम, उस पर होने वाले नफ़े नुकसान को दिखाना है। तो 50,000 रुपये की बुक वैल्यू है, 50,000 का फर्नीचर हमने 37 में बेचा तो लॉस हो गया, तो हम यहाँ दिखाएंगे 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और ये लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना दिया हुआ है 13,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इनकम है, यहाँ दिखाएंगे हम इसको बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट बनता कितना है 6 महीने का। एफडी हमने कराई थी 180 की, है ना जी। क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना पेमेंट साइड पे, तो आपको 1,80,000 रुपये की एफडी बता रहा है। तो इसका कितने परसेंट, 10%, लेकिन कितने महीने का, 6 मंथ्स का, क्योंकि 30 सितंबर को हमने कराई थी। तो 30 सितंबर से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ्स बनते हैं। तो 9,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट बनता है बच्चे। इनकम कितनी बनती है, 9,000, जिसमें से आपने रिसीव कितना कर लिया, जिसमें से रिसीव आपने कर लिया है 4,500। ठीक है, और बाकी 4,500 क्या है फिर, एक्रूड, यानी कि आउटस्टैंडिंग। वो हम किस में दिखाएंगे, वो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। समझ गया ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसा ही है। इंटरेस्ट बनता कितना है, 9,000। इनकम कितनी है बच्चे, 9,000 रुपये। उस 9,000 रुपये में से हमने रिसीव कितना कर लिया, 4,500। तो जितना रिसीव कर लिया वो ठीक है, और जो रिसीव नहीं हुआ वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, और इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है। और आपको पता है अगर कोई भी इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो वो हमारी एसेट्स बन जाती है बच्चे। तो मैं एसेट साइड में दिखाऊंगा इसको, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 4,500। सो आई होप आपको समझ में आई हो बच्चे यहाँ तक बात। ठीक है ना, पेमेंट साइड में आप आ जाओ। जनरल एक्सपेंसेस खर्चे दे रखे हैं, आप दिखाओ यहाँ पे टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चे इसके अंदर, 32,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है 18,500। न्यूज़पेपर के बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 30,000 रुपये का खर्चा। एफडी हमारी एसेट्स होती है, तो वो तो एसेट साइड में हम दिखाएंगे। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट जो है वो 1,80,000 है। अच्छा, उसके बाद जो है बुक्स हमने 70,000 रुपये की और ख़रीदी है। तो आप ये देखो पिछले साल बुक्स कितनी थी, 50, हाँ या ना। 70,000 रुपये की बुक्स हमने और ख़रीदी, तो बुक्स कितनी हो गई, 1,20,000। भाई 50,000 की बुक्स पिछले साल की थी, 70,000 रुपये की बुक्स हमने इस साल और ख़रीद ली, तो हमारे पास एसेट्स कितनी हो गई, 1,20,000 रुपये। डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन ने बच्चे कुछ नहीं बोला आपसे, है ना। अच्छा, फर्नीचर की बात कर लेते हैं। चलो अभी देखते हैं। बुक्स के बाद सैलरी है, सैलरी हो चुका, रेंट हो चुका, फिर इसमें दिया हुआ है पोस्टेज चार्जेस, खर्चा है बच्चे। पोस्टेज चार्जेस हम यहाँ ही दिखाएंगे, टू पोस्टेज चार्जेस। और ये पोस्टेज चार्जेस कितना दिया हुआ है इसके अंदर, ये आपको दिया हुआ है 3,000 रुपये, 3,000। ठीक है, फर्नीचर परचेज़ करा है हमने कितने का, 1,05,000 का करंट ईयर में। आप देखो 1,20,000 का फर्नीचर तो मेरे पास पहले से पड़ा था, ये रहा 120 का फर्नीचर तो पहले से पड़ा था। फर्नीचर 1,20,000 का तो पहले से था, प्लस कितने का और ख़रीदा, 1,05,000 रुपये का और ख़रीद लिया, हाँ या ना। 1,05,000 रुपये का और ख़रीद लिया, लेकिन हमने बेचा भी तो था फर्नीचर, हाँ या ना। अगर आप देखोगे रिसिप्ट साइड में तो 50,000 रुपये का फर्नीचर मैंने 37 में बेच दिया था, तो फर्नीचर तो 50 का ही गया ना। बुक्स में कितना रिकॉर्ड था, 50, तो 50 ही माइनस करोगे आप। 50 की चीज़ आप 37 में बेच रहे हो, तो चीज़ तो 50 की गई ना, तो 50 माइनस कर देंगे हम इसमें से। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे। डेप्रिसिएशन के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, तो 120 प्लस 105 माइनस 50, ये आ जाएगा 175,000, 1,75,000 रुपये। इसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो बच्चे कैश एंड बैंक बैलेंस ना मैं इकट्ठा दिखा रहा हूँ, स्पेस का थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो मैं इकट्ठा ही दिखा देता हूँ कैश एंड बैंक बैलेंस, है ना, वरना आपने सेपरेटली दिखाना जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 30,000 रुपये कैश बैलेंस है,
और 82,000 रुपीज़ मेरा बैंक बैलेंस है, तो टोटल हो गया 1,12,000, 1,12,000 रुपये। ठीक है ना, हो चुका है बच्चे हमारा क्वेश्चन सारा। अब इसको टैली करवा लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ से कैपिटल फ़ंड कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कैपिटल फ़ंड आ जाएगा, $3,85,500। ठीक है, मैं ज़रा इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। कैपिटल फंड हमारा क्वेश्चन नंबर 49 का कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 $3,85,500। ठीक है बच्चे, है ना। और कैपिटल फंड हम यहाँ दिखाएंगे फिर। कैपिटल फंड 3,85,500। ठीक है, अब सरप्लस निकाल लेते हैं यहाँ से। सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रही है। $2,72,000 वैसे सरप्लस आ रहा है, प्लस 12,500 प्लस 1,20,000 प्लस 9,000, तो 4,13,500। इसमें से हम माइनस करेंगे 42,000 माइनस 60 माइनस 13,000 माइनस 32 माइनस 18,500 माइनस 30 माइनस 3, 2,15,000 रुपये का सरप्लस आ रहा है बच्चे। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सही है बच्चे, 2,15,000 रुपये। तो टू सरप्लस 2,15,000 रुपये। तो सरप्लस है, इसमें हम ऐड कर देंगे 2,15,000 प्लस 3,85,500, तो ये हो गया टोटल 6,05,000। और टोटल कितना आ रहा है ये, 6,11,500। ठीक है ना, इस साइड का भी टोटल देख लेते हैं। 120 प्लस 175 प्लस 4,500 प्लस 15,000 प्लस 5,000 प्लस 180 प्लस 112, 6,11,500। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको समझ आई बात यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 49 भी हो गया। ठीक है बच्चे, अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 50 बचा हुआ है। ठीक है, एक हमारा क्वेश्चन नंबर आई थिंक 53 बचा हुआ है, एक 54 है। ठीक है ना, 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बच्चे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना रिवाइज़ कर लेना बच्चे।